हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री की एक नई ब्रांच जिसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करना शुरू करेंगे बेटा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स, एलिमेंट्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनके किस किस तरह के कंपाउंड होते हैं, कौन कंपाउंड किस तरीके से बनता है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसके बारे में स्टडी करने का एक तरीका है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करी जाए बेटा, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नीट में लगभग ऑन एन एवरेज आप 15 क्वेश्चंस का वेटेज मानकर चल सकते हैं। कभी कभी थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है, कभी कभी 16 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कभी कभी थोड़ा कम भी हो जाता है, ये 13 क्वेश्चन 13 क्वेश्चंस के आसपास भी हो जाता है। पर अगर आप एवरेज लेकर के चलें तो आप ये मान सकते हैं कि लगभग 15 सवाल तो हर साल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नीट में पूछे जाते रहे हैं। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें बेटा, तो केमिस्ट्री की जो 3 ब्रांचेस हैं उनमें से एक है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री से थोड़ी अलग तरीके से चलती है। जहां पर फिजिकल केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट करवाती है, उसके अधिकतर टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि इंटर रिलेटेड कम होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसके अंदर मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है। मतलब पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ऐसा देखेंगे कि लगभग 95% थ्योरेटिकल पोर्शन है, सिर्फ 5% पोर्शन आपको कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स के फॉर्म में दिखाई देगा। तो यहां पर मैथमेटिक्स का इतना ज्यादा एक्सटेंसिव यूसेज नहीं होता। दूसरी बात ये, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसके अंदर टॉपिक्स इंटर रिलेटेड हैं, मतलब लिंक्ड अप टॉपिक्स हैं, एक के बाद एक के बाद एक। जैसे शुरुआत में जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है बेटा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल चैप्टर जो है वो हमको एलिमेंट्स के स्टडी के बारे में बताएगा। जब आपको एलिमेंट के बारे में पता होगा तो फिर आप नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में प्रोसीड करेंगे। वहां पर हम बॉन्ड किस तरह से बनते हैं, क्या बनता है, कैसे बनता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब आपको पीरियोडिक टेबल चैप्टर क्लियर होगा तब आपको केमिकल बॉन्डिंग समझने में आसानी होगी। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर ये कोर चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है। जब आपको पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर क्लियर होगा तो आपको आगे के जो सब्सिक्वेंट चैप्टर्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, डी एंड एफ ब्लॉक एटसेट्रा, जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबको समझने में आपको हेल्प होगी। इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि शुरू से लेकर एंड तक आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, एक के बाद एक के बाद एक कांस्टेंट टॉपिक को पढ़ते चले, कोई भी टॉपिक को स्किप ना करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल की अगर बात करी जाए तो पीरियोडिक टेबल ये एक इस फॉर्म में टेबल है। मेरे हिसाब से ये टेबल आप सभी लोगों ने देखा होगा। कई लोगों ने इसको जहां पर पढ़ाई करते हैं अपनी स्टडी टेबल जो होती है उसके ऊपर इसको चिपका के भी रखा होता है। और मैं भी आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप कहीं ना कहीं से ला करके अपनी जहां स्टडी टेबल है उसके ऊपर इस ऐसी एक पीरियोडिक टेबल को चिपका लें। इस पीरियोडिक टेबल को चिपकाने का मकसद क्या है हमारा, कि जैसा मैंने आपको बताया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एलिमेंट से ही डील करता है और एलिमेंट्स का अरेंजमेंट ही पीरियोडिक टेबल है। आगे चल के हम इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे। पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें तो अगर आपको मार्केट में कहीं पीरियोडिक टेबल मिलती नहीं है बेटा, तो हमारे मॉड्यूल के अंदर जैसे आप मॉड्यूल को ओपन करेंगे, केमिस्ट्री का मॉड्यूल आप ओपन करेंगे तो वहां पर आपको फ्रंट पेज पर एक पीरियोडिक टेबल बनाई हुई दिखाई देगी। तो आप चाहें तो उसको वहां से जेरॉक्स करवा कर भी जहां पर आप पढ़ाई करते हैं वहां पर उसके सामने चिपका सकते हैं। अब पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें बेटा, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको 4 अलग अलग हिस्से दिखाई दे रहे होंगे। ये 4 ब्लॉक होते हैं बेटा। सबसे लेफ्ट के अंदर जो ब्लॉक है उसके अंदर आपको दिखाई देगा बेटा ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है जिसके अंदर आपको 2 वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही हैं। वर्टिकल लाइन जो होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल रो होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड। वर्टिकल होंगी ग्रुप, हॉरिजॉन्टल होंगी पीरियड। नेक्स्ट इसके अंदर बेटा जैसे मैंने आपको बताया आपको 4 हिस्से अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो जो एकदम लेफ्ट में हिस्सा है उस हिस्से को बोलते हैं हम एस ब्लॉक। ये ब्लॉक का मतलब क्या होता है, एस ब्लॉक का मतलब क्या होता है, हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। अभी आप नाम सुने, ये वाला हिस्सा होता है बेटा एस ब्लॉक। राइट के अंदर जो होता है बोरोन से लेकर के हीलियम तक ये पूरा का पूरा हिस्सा जो होता है इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो सैंडविच करके रखा हुआ है ये एलिमेंट कहलाते हैं डी ब्लॉक के। और लास्ट में जो नीचे की तरफ एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं बेटा, आपको नीचे में 2 सीरीज जो दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं हम एफ ब्लॉक। सो देयर आर 4 ब्लॉक्स इन द करंट पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड देन एफ ब्लॉक। तो ये 4 तरीके के ब्लॉक होते हैं। नेक्स्ट बेटा जैसा कि हमने आपको बताया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एलिमेंट से डील करता है। किसी भी एलिमेंट की जो पहचान होती है वो 2 तरीके से होती है, या तो उसके एटॉमिक नंबर से आप देख सकते हैं या फिर उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप देख सकते हैं। एटॉमिक नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। एटॉमिक नंबर के साथ में ही एक क्वांटिटी और होती है एटॉमिक मास, पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट का इतना ज्यादा रेलेवेंस नहीं है। तो आप चाहें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए उसको स्किप करके चल सकते हैं। बट यस, एटॉमिक नंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी फॉर ऑल द एलिमेंट्स। नाउ हमारा अगला काम जो है बेटा
वो ये है कि हमें किसी एलिमेंट के बारे में अगर नाम बोला गया है तो हमारे दिमाग में उसका एक सिंबल बना हुआ होना चाहिए और हमें उसका एटॉमिक नंबर के बारे में पता होना चाहिए। तो जब आप पीरियोडिक टेबल को अपनी स्टडी टेबल के सामने ऐसे चिपका करके रख लेंगे और बार बार दिन में अगर आप 10 बार इसको देखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो एलिमेंट का नाम है उसके साथ में जो सिंबल लिखा हुआ है वो आपके दिमाग में मेमोराइज होना शुरू हो जाएगा। पर सेकंड प्रॉब्लम जो इसके अंदर ये है वो ये है कि एटॉमिक नंबर को हम किस तरह से याद रखें। आप देख सकते हैं बेटा कि पीरियोडिक टेबल जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज्ड है। तो एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के एटॉमिक नंबर 118 तक के एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। तो इतने सारे 118 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर हम किस तरह से याद रखेंगे, क्या पैटर्न होगा? तो इनके एटॉमिक नंबर को याद रखने के लिए हमारे पास में एक तरीका है जिसका नाम होता है मैजिक नंबर। जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा मैजिक नंबर का मतलब क्या है? मैजिक नंबर का मतलब है जादुई संख्या, एक ऐसा सेट ऑफ नंबर जिसको अगर आप अप्लाई करें किसी ग्रुप के अंदर तो आपको उस ग्रुप के सभी मेंबर्स का एटॉमिक नंबर आसानी से पता पड़ जाए। मतलब यहां पर यह है कहने का बेटा कि अगर आप साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं तो मैजिक नंबर का अप्लाई करके आपको ज्यादातर एटॉमिक नंबर को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली मैजिक नंबर अप्लाई करके आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आप पता कर सकते हैं। अब मैजिक नंबर क्या है पहली बात तो ये देखते हैं। जैसा कि आप देखें बेटा ग्रुप नंबर 1 इसका मैजिक नंबर है 288 18 18 32। अभी आप देखें इसका नंबर क्या है 288 18 18 32। ग्रुप नंबर 2 का मैजिक नंबर है 88 18 18 32। ग्रुप नंबर 3 का मैजिक नंबर है 18 18 32। ग्रुप नंबर 4 से ग्रुप नंबर 12 मतलब ऑल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट ग्रुप नंबर 3 उनका मैजिक नंबर है 18 32 32। फिर ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 17 मतलब पूरा पी ब्लॉक एक्सेप्ट नोबल गैस, क्योंकि नोबल गैस का ग्रुप नंबर 18 होता है, उसका मैजिक नंबर अलग है। तो नोबल गैस को छोड़ करके सभी पी ब्लॉक के मेंबर्स का मैजिक नंबर होगा 8 18 18 32 32। और फाइनली ग्रुप नंबर 18 नोबल गैस, उसका मैजिक नंबर होता है 8 8 18 18 32 32। अब ये तो हो गई बेटा मैजिक नंबर की बात। अब आपके दिमाग में अगला सवाल ये आएगा कि सर ये मैजिक नंबर को कैसे याद रखा जाएगा? तो देखिए बेटा मैजिक नंबर के अंदर दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात तो ये आप देखें कि मैजिक नंबर आर ऑलवेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ओनली। मैजिक नंबर हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, एक बढ़ते हुए क्रम के अंदर ही होंगे। मतलब क्या है इस बात का आप देखें, मतलब यहां पर यह है कि ग्रुप नंबर 1 का मैजिक नंबर देखा बेटा आपने, ये है 288 18 18 32। इसका मतलब यह है कि जैसे मैंने मैजिक नंबर लिखा 288 तो अब 8 और 8 को लिखने के बाद दोबारा उससे छोटा नंबर नहीं आ सकता, मतलब अगली बार आपको कहीं पर 2 नहीं दिखाई देगा। जैसे ही आपने अगर एक बार 18 को अप्लाई कर दिया तो 18 के बाद या तो उसके बराबर का नंबर या उससे बड़ा नंबर ही आ सकता है, उससे छोटा नंबर 8 या उससे छोटा नंबर 2 रिपीट नहीं कर सकता। तो पहली बात तो यह कि मैजिक नंबर आर ऑलवेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ओनली। दूसरी बात अगर हम करें तो मैजिक नंबर के बारे में यह बात कही जा सकती है कि नो मैजिक नंबर रिपीट्स इटसेल्फ मोर देन ट्वाइस। कोई भी मैजिक नंबर ऐसा नहीं होगा जो अपने आप को 2 बार से रिपीट करता हुआ आपको दिखाई देगा। मतलब क्या है इस बात का देखें आप, जैसे बेटा ग्रुप नंबर 18 की बात करें तो ग्रुप नंबर 18 के अंदर मैजिक नंबर है 8 और 8। अब 2 बार 8 आ गया ना बेटा, तो अगली बार वापस से 8 नहीं आ सकता, अगली बार क्या आएगा उससे बड़ा नंबर ही आएगा। जैसे अब इसके बाद नंबर आया 18, तो 18 के बाद फिर से 18 आ गया, तो अगली बार फिर से 18 नहीं आ सकता, उससे बड़ा नंबर यानी कि 32 ही आना पड़ेगा। तो मैजिक नंबर की दो इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखें। फर्स्ट पॉइंट तो यह है कि मैजिक नंबर आर ऑलवेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ओनली, एंड सेकंड पॉइंट यह है कि नो मैजिक नंबर रिपीट्स इटसेल्फ मोर देन ट्वाइस। तो ये तो बात हुई बेटा मैजिक नंबर की। अब मैजिक नंबर को अप्लाई किस तरीके से करना है, तो वापस हम चलते हैं पीरियोडिक टेबल के ऊपर। पीरियोडिक टेबल अभी देखा था बेटा आपने। लेट अस सपोज हम ग्रुप नंबर 1 की बात करें। ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो आपको मैजिक नंबर को अप्लाई करने के लिए उस ग्रुप के पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और बस उस ग्रुप का मैजिक नंबर अप्लाई करना है आपको। अब देखें बेटा आप, अभी हमने देखा था ग्रुप नंबर 1 का मैजिक नंबर क्या है 288 18 18 32। तो चलिए इसको अप्लाई कर देते हैं। ग्रुप नंबर 1 के अंदर हमने अप्लाई करा तो हाइड्रोजन और लिथियम के बीच में हमने पहला नंबर लिखा, पहला नंबर क्या था बेटा 2। फिर लिथियम और सोडियम के बीच में लिखा हमने नेक्स्ट नंबर, वो था 8। उसके बाद सोडियम और पोटेशियम के बीच में फिर से लिखा 8, तो 288 हो गया। अगला नंबर लिखेंगे हम 18, फिर अगला नंबर वापस से क्या आएगा 18। अब दोबारा 18 तो आ नहीं सकता, इससे बड़ा नंबर क्या आएगा 32। इस तरीके से हमने मैजिक नंबर को अप्लाई करा। अब हमें सिंपल एक एडिशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। तो 1 में अब आए 2 ऐड करें, 1 + 2 करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा बेटा 3। और ये 3 क्या आ गया, ये आ गया लिथियम का एटॉमिक नंबर। ये 3 क्या आ गया लिथियम का एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट लिथियम का एटॉमिक नंबर 3,
अगला मैजिक नंबर क्या है बेटा 8, तो 3 में आप 8 को ऐड करें, तो 3 में 8 ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा बेटा 11, 11 क्या आ गया सोडियम का एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट 11 में आप 8 ऐड करें तो 11 प्लस 8 ऐड करेंगे तो बेटा वैल्यू कितना आएगा 19, ये 19 क्या आ गया, ये आ गया पोटेशियम का एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट 19 में आप 18 को ऐड करेंगे तो 19 प्लस 18 करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा बेटा 37, और ये 37 क्या आ गया रुबिडियम का एटॉमिक नंबर आ गया। नेक्स्ट 37 प्लस 18 ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा बेटा 55, और ये 55 क्या आ गया, ये आ गया सीजियम का एटॉमिक नंबर। फाइनली अगर हमें फ्रेंशियम का एटॉमिक नंबर पता करना है तो सीजियम का एटॉमिक नंबर 55, उसमें नेक्स्ट मैजिक नंबर 32, तो 55 में आप 32 को ऐड करेंगे बेटा तो वैल्यू कितना आएगा हमारे पास 87। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बेटा कि मैंने कोई भी एटॉमिक नंबर को याद नहीं रखा, मुझे बस सिर्फ मैजिक नंबर के बारे में पता है, मेरे को मैजिक नंबर के बारे में पता है, पहले एलिमेंट के बारे में पता है, मैजिक नंबर को मैं लगातार जोड़ता चला जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता पड़ते चले जाएंगे। तो इस साइंटिफिक मेथड मैजिक नंबर का यूज करके आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता कर सकते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड यही करूंगा बेटा कि मैंने तो आपको एक एग्जांपल बताया है ग्रुप नंबर 1 का, मैंने आपको सारे के सारे ग्रुप के मैजिक नंबर भी अप्लाई कर दिए हैं, बता दिए हैं। तो आप घर पर अपने होमवर्क के फॉर्म में आज सभी मैजिक नंबर को अप्लाई करके हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता करें, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एलिमेंट के जो एटॉमिक नंबर है वो आपके दिमाग में मेमोराइज होने भी शुरू हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल जो आज के फॉर्म में है, पीरियोडिक टेबल जो आज आपने देखा है इतने एक टेबुलर फॉर्म में बना होता है, क्या वो टेबल शुरुआत से उसी फॉर्म में होगा और हमें पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों है? इन दोनों सवाल की अगर हम जवाब की कोशिश करें ढूंढने की, तो पहली बात तो ये कि ऑब्वियस सी बात है कि शुरुआत में इतने एलिमेंट्स थे भी नहीं, इसका मतलब जो पीरियोडिक टेबल आज हम देख रहे हैं वो शुरुआत में उस फॉर्म में नहीं थी, धीरे धीरे करके उसका डेवलपमेंट हुआ था। दूसरी बात अगर हम देखें कि पीरियोडिक टेबल की हमको जरूरत क्यों है, तो पीरियोडिक टेबल क्या है, एक क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स को इस तरह से क्लासिफाई करा गया है ताकि उनको समझना, उनकी प्रॉपर्टीज को देखना, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एनी अदर केमिकल प्रॉपर्टी लाइक फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, हैलाइड्स एटसेट्रा, उन सब के बारे में हम डीपली स्टडी कर सकें। तो उनका एक कंसाइज वे, एक इतना अच्छे तरीके से बनाने वाला मेथड जो है, बस उसी का नाम क्या दिया गया है, पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन के बारे में देखते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन। तो यहां पर डेफिनेशन बोल रहा है कि द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज इन सच अ वे दैट द एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप्ड टुगेदर इन अ टेबुलर फॉर्म इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज सेम होना है उनको हम एक साथ एक ही ग्रुप में अरेंज कर दें, एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दें, बस उसी का नाम क्या दिया गया है, पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल की स्टार्टिंग कैसे हुई, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की शुरुआत कहां से हुई, इसको हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल पर। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था वो था साइंटिस्ट लेवोजियर के द्वारा। एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था लेवोजियर। लेवोजियर साइंटिस्ट को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है। लेवोजियर साइंटिस्ट ने ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस दो तरह के एलिमेंट्स को बोला। इन्होंने बोला कि दुनिया में एलिमेंट दो तरीके के होंगे, एक तो होंगे मेटल्स और दूसरे होंगे नॉन मेटल्स। बहुत ही कॉमन नेम है, आपने कई बार सुना होगा। नाउ व्हाट आर मेटल्स एंड व्हाट आर नॉन मेटल्स, तो इन्होंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस के बेस पर अगर बात करें इसका मतलब क्या है, जैसे कि मेटल्स क्या होंगे, जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट के अंदर होंगे, जो मेलिएबल होते हैं मतलब जिनकी शीट बनाई जा सकती है, जो सोनोरस होते हैं मतलब जिनको अगर आप हथौड़े से पीटेंगे, अगर आप उस पर चोट करेंगे तो उसमें से आवाज आएगी, जो डक्टाइल होते हैं मतलब जिसके कि तार बनाए जा सकते हैं, वायर बन सकते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टी शो करेंगे मेटल्स। ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स क्या होंगे, जो रूम टेम्परेचर पे जनरली गैसेस स्टेट के अंदर होंगे, जो ना तो मेलिएबल होंगे ना ही डक्टाइल होंगे। अगर नेचर होगा तो कुछ कुछ ब्रिटल नेचर होगा, जैसे आप जानते हैं कार्बन होता है कोल के फॉर्म में होता है, अगर आप कोल पर हथौड़े की मारेंगे तो वो बिखर जाता है, वो चूरा चूरा हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ब्रिटल नेचर। सो ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस टू टाइप ऑफ एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड, फर्स्ट वाज मेटल, अनदर वाज नॉन मेटल। आज के डेफिनेशन की अगर हम बात करें, सो व्हाट आर मेटल, आपने पढ़ा हुआ है कि दोज स्पीशी विच लूज इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, लाइक सोडियम। सोडियम के बारे में आप जानते हैं, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Na+ का फॉर्मेशन कर लेता है। सिमिलरली क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन Cl- में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये तो आज के टर्म्स में डेफिनेशन है, बाकी उन्होंने क्लासिफाई इस तरीके से किया था। तो अकॉर्डिंग टू लेवोजियर दो तरह के एलिमेंट थे, एक थे मेटल, दूसरे क्या थे, नॉन मेटल।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं व्हाट इज द ड्रॉबैक और लिमिटेशन की। तो ड्रॉबैक और लिमिटेशन क्या था? तो सबसे पहला ड्रॉबैक इसका ये था कि एज द नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज दिस क्लासिफिकेशन बिकेम इनसफिशिएंट फॉर द स्टडी ऑफ एलिमेंट। जैसे जैसे एलिमेंट बढ़ते चले गए, एलिमेंट का जो स्टडी था वो इस क्लासिफिकेशन के थ्रू संभव नहीं हो पा रहा था। और वो क्यों नहीं हो पा रहा था? बिकॉज सेकेंड पॉइंट उसको एक्सप्लेन करता है, देर आर फ्यू एलिमेंट्स विच हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स एंड दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। लेवोजियर कुड नॉट डिसाइड वेयर टू प्लेस द मेटलॉइड्स। मतलब एक नए तरीके के एलिमेंट दुनिया में आए जिनकी डिस्कवरी हुई, जिनकी कुछ प्रॉपर्टी मेटल से मैच करती थी, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल से मैच करती थी, जिनका नाम क्या दिया गया? मेटलॉइड्स। अब लेवोजियर ने अपने क्लासिफिकेशन में इनके लिए कोई प्लेस नहीं दिया था, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक साबित हुआ। किसके लिए? लेवोजियर क्लासिफिकेशन के लिए। तो लेवोजियर क्लासिफिकेशन क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया? ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड एलिमेंट। एंड व्हाट आर मेटलॉइड? दोज एलिमेंट विच कैन शो प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास प्राउड्स हाइपोथेसिस, यूनिटरी थ्योरी। प्राउड्स हाइपोथेसिस क्या बात बोलता है, पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ही सिंपली अज्यूम दैट ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। मतलब इन्होंने ऐसा बोला कि दुनिया में हर एलिमेंट जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के एटम से मिलकर के बना हुआ है। मतलब दुनिया का हर एलिमेंट हाइड्रोजन के एटम से ही मिलकर बना होगा, उसके अंदर हाइड्रोजन के एटम्स ही होंगे। सो अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट ही सेड नेक्स्ट, सो एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा वो n इंटू एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम होगा। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट जो होगा वो n इंटू एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम होगा, जहां पर n होगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, लाइक 1 2 3 4 5 6 वॉट एवर। यानी कि वो एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर आप लोग सभी लोग जानते हैं, तो एक होल नंबर होना चाहिए। और एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन आपको पता है ये कितना होता है? 1 होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू n इंटू एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। ऐसा होना चाहिए था। तो कुछ एलिमेंट में इन्होंने अप्लाई करके देखा भी सही, जैसे कि आप देख सकते हैं बेटा, आपको मालूम है एक एलिमेंट है सोडियम। सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? ये एटॉमिक वेट होता है 23। तो इन्होंने बोला कि देखिए 23 किस तरह से आया होगा, तो ये आया होगा 23 इस तरीके से, 23 मल्टीप्लाई बाय 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सोडियम है, एक सोडियम का एटम 23 हाइड्रोजन के एटम से मिलकर के बना होगा। एक सोडियम का एटम 23 हाइड्रोजन के एटम से मिलकर के बना होगा, क्योंकि इन्होंने बोला कि 23 इंटू 1 तो होता है एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का, तो उसमें n का वैल्यू अगर आप 23 रख देंगे तो इस तरीके से 23 को बैलेंस करा जा सकता है। सो अकॉर्डिंग टू हिम वन सोडियम एटम इज कंपोज्ड ऑफ 23 हाइड्रोजन एटम्स। इस तरह से इन्होंने जस्टिफाई करा। अब इसके ड्रॉबैक और लिमिटेशन क्या है? तो इसके ड्रॉबैक और लिमिटेशन, सबसे पहली बात तो यह है कि इसका बेस जो कॉन्सेप्ट है वो गलत था। बेस कॉन्सेप्ट गलत कैसे था? इन्होंने सबसे पहली बात ये बोली थी कि हर एलिमेंट हाइड्रोजन से मिलकर बना होना चाहिए। आप खुद ये बात लॉजिकली सोचें, कॉन्सेप्चुअली सोचें कि क्या दुनिया का हर एलिमेंट हाइड्रोजन से मिलकर बना हो सकता है? तो आपके दिमाग में आंसर आएगा नो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर दुनिया का हर एलिमेंट हाइड्रोजन से मिलकर के बना होता तो दुनिया का हर एलिमेंट हाइड्रोजन जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा होता, फिर तो एलिमेंट्स में अंतर रह ही नहीं जाता। जबकि हम जानते हैं कि एलिमेंट डिफरेंट इसलिए ही तो है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। सो कॉन्सेप्चुअली ये बात एकदम गलत साबित हुई। तो पहली बात तो ये कि एवरी एलिमेंट कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन, जैसा कि हमने आपको भी एक्सप्लेन किया, हर एलिमेंट हाइड्रोजन से मिलकर के बना नहीं हो सकता। नाउ व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट ये था, एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स वर नॉट फाउंड एज द होल नंबर। सभी एलिमेंट का एटॉमिक वेट जो होता है वो होल नंबर के फॉर्म में बताया नहीं जा सकता। लाइक फॉर एग्जांपल क्लोरीन। क्लोरीन की अगर आप बात देखें बेटा तो क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 35.5। अब 35.5 को इस फॉर्मूले के थ्रू अगर आप अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो यहां पर आपको n की जगह पर 35.5 रखना पड़ेगा, जबकि यहां पर क्लियरली मेंशन्ड है कि n का वैल्यू हाइड्रोजन एटम्स के नंबर के बराबर होगा, जो कि होल नंबर हो सकता है। वो डेसिमल में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो अगर वो नंबर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता तो अकॉर्डिंग टू दिस ये एटॉमिक वेट हो नहीं सकता। पर एटॉमिक वेट तो हमें मिल रहा है, तो जो हमें प्रैक्टिकल मिल रहा है उसको डिनाई तो कर नहीं सकते। तो सिमिलरली क्लोरीन और स्ट्रोंशियम भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, इसका एटॉमिक वेट है 87.6। तो ऐसे एलिमेंट मिलने शुरू हो गए थे जिनका एटॉमिक वेट डेसिमल्स में थे, फ्रैक्शंस में थे, तो वहां पर ये इसको समझा नहीं पाए। तो दो मेन ड्रॉबैक थे इनके प्राउड्स का हाइपोथेसिस के, कि पहला ड्रॉबैक तो ये कि दुनिया का कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन से मिलकर के बना हो ही नहीं सकता क्योंकि हर एलिमेंट डिफरेंट होता है। सेकंड पॉइंट ये था कि हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो होगा, एटॉमिक वेट जो होगा, वो डेसिमल्स के अंदर अगर होगा तो वो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बैठ नहीं सकता। तो ये एक दो मेन ड्रॉबैक थे प्राउड्स हाइपोथेसिस के। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डोबेरिनर ट्रायड रूल।
डोबेरिनर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोहान वोल्फगैंग डोबेरिनर। इन्होंने एलिमेंट्स को 3-3 के सेट में ग्रुप बना करके एक रूल दिया, 3-3 के सेट में ग्रुप बना करके एक रूल दिया और उस सेट को बोला गया ट्रायड। तो इन्होंने क्या बोला इसको देखते हैं हम। ही मेड ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान दीजिएगा बेटा, इनका सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी था। जिन एलिमेंट का सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी था तो उनके 3-3 के सेट बनाए और उन 3-3 के सेट को क्या बोला गया? ट्रायड बोला गया। ट्रायड वर्ड को आप समझ सकते हैं, ये 3 से रिलेटेड है कि ट्रायड मतलब होगा 3 एलिमेंट का एक सेट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन डोबेरिनर ट्रायड atomic weight of middle element is nearly equal to the average atomic weight of first and third element। इनके हिसाब से जो मिडिल एलिमेंट होगा, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में 3 एलिमेंट हैं, हमारे पास एक एलिमेंट है x, एक एलिमेंट है y और एक एलिमेंट है z। तो अगर इन तीनों एलिमेंट्स को ट्रायड होना है तो पहली बात तो ये कि इनका केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि जो मिडिल एलिमेंट है y, इसका जो एटॉमिक वेट होगा वो बाकी दोनों का एवरेज होगा। एवरेज मतलब अरिथमेटिक मीन होगा। एवरेज निकालना आप सभी लोगों को आता है। जैसे इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे बेटा एग्जांपल है हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के अंदर ये बात देखें आप, लिथियम का एटॉमिक वेट 7, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। इन तीनों केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू डोबेरिनर अगर इनको ट्रायड होना है तो मिडिल वाला एलिमेंट जो कि सोडियम है, इसका एटॉमिक वेट बाकी दोनों का एवरेज होना चाहिए, अरिथमेटिक मीन होना चाहिए। तो कैलकुलेट करके देखते हैं। मान लीजिए कि हमने सोडियम का जो एटॉमिक वेट है उसका x मान लिया। x क्या है? एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला x यानी कि सोडियम का एटॉमिक वेट क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए पोटेशियम प्लस लिथियम डिवाइड बाय 2। तो 7 है लिथियम का, 39 है पोटेशियम का, तो 7 प्लस 39 वैल्यू आएगा 46। 46 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये क्या आएगा? 23, जो कि एग्जैक्टली बराबर आ रहा है सोडियम के। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को एक ट्रायड के फॉर्म में रख सकते हैं। तो ऐसे 3-3 के सेट बनाने इन्होंने शुरू कर दिए एलिमेंट्स के हिसाब से। नेक्स्ट बात करें हम हाउ टू चेक ट्रायड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अगर मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आता है कि क्या दिए हुए एलिमेंट्स ट्रायड के फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर अगर आपके सामने दूसरा सवाल इस तरह से आता है कि अगर दिए हुए एलिमेंट्स ट्रायड हैं तो व्हाट वुड बी द एटॉमिक वेट ऑफ वन ऑफ दीज एलिमेंट। तो आप चेक कैसे करेंगे? तो ट्रायड को चेक करने के लिए जैसा अभी आपने देखा एटॉमिक वेट का कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं। एटॉमिक वेट के कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ दिक्कतें हैं। पहली बात तो ये कि एटॉमिक वेट जो होते हैं वो नॉर्मल एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से फॉलो नहीं करते। मतलब एटॉमिक नंबर तो पीरियोडिक टेबल में हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको मिलेंगे, पर एटॉमिक वेट जरूरी नहीं है कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिले। कभी कभी ऐसा भी होगा कि जिसका एटॉमिक वेट कम होगा वो बाद में दिखाई देगा और जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा वो पहले दिखाई देगा। तो पहली दिक्कत तो ये आती है एटॉमिक वेट के साथ कि एटॉमिक वेट एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो नहीं करते। दूसरी बात ये आती है कि एटॉमिक वेट जो होते हैं वो बहुत सारे ऐसे होते हैं वो फ्रैक्शन में होते हैं। जैसा थोड़ी देर पहले अभी हमने देखा था कि एटॉमिक वेट फ्रैक्शन में भी होते हैं। जैसे क्लोरीन का 35.5 था, अभी देखा था आपने स्ट्रोंशियम 87.6 था। तो ऐसे डेसिमल्स वाली डिजिट्स को याद रखना आसान नहीं होता। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अगर हमारे सामने कोई सवाल आता है तो हम इसके अंदर एक शॉर्ट ट्रिक मेथड अप्लाई करेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक मेथड सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का ट्रिक है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, पर ये हमारे क्वेश्चंस को हेल्प करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा। सो हाउ टू चेक अ ट्रायड, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ट्रायड को चेक करने के लिए क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन तो ये, एलिमेंट शुड बी ऑफ सेम ग्रुप एज पर न्यू पीरियोडिक टेबल। मतलब ये है इस बात का कि आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से जो एलिमेंट हमें ट्रायड चेक करने के लिए दिए जाएंगे वो आज की टेबल के हिसाब से सेम ग्रुप में आने चाहिए। मतलब वर्टिकल कॉलम के अंदर सेम होना चाहिए वो आज की टेबल के हिसाब से। और सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि द डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर बिटवीन टू एलिमेंट्स शुड बी सेम। एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस है बेटा वो सेम होना चाहिए। मतलब या तो दोनों में डिफरेंस 8 और 8 का होना चाहिए या फिर दोनों में डिफरेंस 18 और 18 का होना चाहिए। ये दोनों ही कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी तभी जाकर के आप उसको ट्रायड बोल सकते हैं, तभी जाकर के उसको क्या बोला जाएगा? ट्रायड बोला जाएगा। तो पहली कंडीशन तो ये कि तीनों एलिमेंट आज के टेबल के हिसाब से सेम ग्रुप के होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये कि जो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है वो 8-8 का या 18-18 का होना चाहिए। अब 8-8 और 18-18 के लिए आप चाहें तो जो हमने मैजिक नंबर कॉन्सेप्ट सीखा था उस मैजिक नंबर कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई करके देख सकते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं जिसको देख करके आपको थ्योरी और भी क्लियर महसूस होगी। देखते हैं पहला एग्जांपल।
फर्स्ट एग्जांपल देखें बेटा, अब यहां पर दिखा हुआ है लिथियम सोडियम पोटेशियम। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि लिथियम सोडियम पोटेशियम जो ट्राइड था, इसको हम शॉर्ट ट्रिक के थ्रू भी अप्लाई करके देखते हैं। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम के अंदर तरीका क्या है? पहला तरीका तो यह है कि चेक करें कि गिवन एलिमेंट्स आज की टेबल के हिसाब से एक ही ग्रुप के हैं। तो हाँ, हम जानते हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम ये सभी ग्रुप नंबर 1 में आते हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट के मेंबर्स हैं ये। दूसरी बात ये कि एटॉमिक नंबर का डिफरेंस निकालना है हमें। अब आप एटॉमिक नंबर का डिफरेंस देखें बेटा, तो सोडियम का 11, लिथियम का 3, यहां डिफरेंस निकालेंगे आप तो 11 माइनस 3, ये वैल्यू आएगा आपके पास में 8, ये वैल्यू आ गया आपके पास में 8। नेक्स्ट आप देखें पोटेशियम और सोडियम, तो पोटेशियम का है 19, सोडियम का है 11, यहां पर भी डिफरेंस कितना आएगा? 8 का। तो आप देख सकते हैं बेटा यहां पर कंडीशन फुलफिल हो रही है। पहली कंडीशन तो ये कि सेम ग्रुप के हैं, दूसरी कंडीशन ये कि जो डिफरेंस है वो 8-8 का होना चाहिए या 18-18 का होना चाहिए, तो वो डिफरेंस हमें 8-8 का मिल रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस शॉर्ट ट्रिक, हम बात बोल सकते हैं कि लिथियम सोडियम पोटेशियम एक ट्रायड होंगे। नेक्स्ट चेक करते हैं हम, अगला हमारे पास दिया हुआ है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम। तो बेटा बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, इसकी अगर बात करें तो क्या ये ट्रायड होगा? तो फिर से वही काम, चेक करें कि क्या ये आज के टेबल के हिसाब से एक ग्रुप में है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये आज के टेबल के हिसाब से सेकंड ग्रुप के अंदर आते हैं, तो एक ग्रुप के तो हो गए। अगला काम है एटॉमिक नंबर में डिफरेंस चेक करना। एटॉमिक नंबर का डिफरेंस आप चेक करें, मैग्नीशियम और बेरिलियम में आप निकालेंगे तो 12 माइनस 4, ये वैल्यू आएगा आपके पास 8। नेक्स्ट कैल्शियम 20 माइनस मैग्नीशियम 12, ये वैल्यू भी आपके पास कितना आएगा? 8। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम भी ट्रायड के फॉर्म में अरेंज करे जा सकते हैं, इट इज ऑल्सो अ ट्रायड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा हम। नेक्स्ट एग्जांपल बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम। अब बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम के अंदर फिर से वही वाली बात, चेक करें फर्स्ट पॉइंट की क्या वो सेम ग्रुप के हैं। तो बेटा देखिए आप, ग्रुप नंबर 13 पी ब्लॉक का जो पहला ग्रुप आता है, ग्रुप नंबर 3rd ए या ग्रुप नंबर 13, उसके मेंबर्स हैं बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम। तो एक ग्रुप के मेंबर तो हो गए। अगला काम है एटॉमिक नंबर में डिफरेंस चेक करना। एटॉमिक नंबर में डिफरेंस आपने चेक करा तो एल्यूमिनियम 13 माइनस बोरोन 5, ये वैल्यू आएगा बेटा कितना? 8। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 8। नेक्स्ट गैलियम 31 माइनस एल्यूमिनियम 13, तो 31 माइनस 13 करेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा बेटा? ये वैल्यू आएगा 18। तो अब ये क्या डिफरेंस सेम रहा? डिफरेंस सेम नहीं रहा। या तो ये डिफरेंस 8 और 8 का होना चाहिए था, या ये डिफरेंस 18-18 का होना चाहिए था। देखिए बेटा, आप दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसमें और की कंडीशन नहीं है, इसमें एंड की कंडीशन है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी जाकर के उसको ट्रायड कहा जाएगा। अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, सो इट इज नॉट अ ट्रायड, वो ट्रायड नहीं होगा। तो भले ही बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम एक ग्रुप के एलिमेंट हो रहे हैं, पर इनमें एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए हम इसको ट्रायड नहीं बोल सकते। सिमिलरली बेटा आप आगे और भी एलिमेंट को चेक कर सकते हैं, हमने यहां पर बताया हुआ है, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। यहां पर भी अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो सेम ग्रुप के एलिमेंट भले ही हैं, पर यहां डिफरेंस आएगा 8 का, यहां डिफरेंस आएगा 18 का। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम भी ट्रायड नहीं होंगे। सिमिलरली बेटा आप आगे और भी चेक करके देख सकते हैं, हमने यहां पर एग्जाम्पल मेंशन करे हुए हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये भी ट्रायड नहीं होगा, आप खुद चेक कर सकते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम भी ट्रायड नहीं होगा, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन भी ट्रायड नहीं होगा, आप सेम तरीके से चेक कर सकते हैं। अब बात करें फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी की, तो क्या ये ट्रायड होगा? तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ये सभी के सभी ग्रुप नंबर 15 के मेंबर हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब ग्रुप नंबर 15 के मेंबर्स होते हैं। यहां पर अगर आप देखें बेटा तो एक ग्रुप के तो मिल गए, एटॉमिक नंबर का डिफरेंस कैलकुलेट करा हमने, तो 33 माइनस 15 आप करेंगे तो ये वैल्यू निकल करके आएगा 18, और 51 माइनस 33 करेंगे तो ये वैल्यू भी निकल करके आएगा 18। तो हाँ, वापस से देख सकते हैं दोनों में एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 18-18 का आ रहा है। इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब यस, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ट्रायड होगा। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हैं बेटा हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन के लिए भी यह बात बोली जा सकती है कि ये भी क्या होंगे? एक ट्रायड होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो हेलोजन से भी प्रॉपर्टी अपनी सेम शो करता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बेटा कि ट्रायड को चेक करने का तरीका क्या है। ट्रायड को चेक करने के लिए अगर आपको मैजिक नंबर की थोड़ी याद है, थोड़ी समझ है, अगर आपको मैजिक नंबर याद हो चुके हैं तो मैजिक नंबर के थ्रू भी आप यहां पर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ट्रायड को चेक कर सकते हैं। अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आप चेकिंग करके इस तरीके से मेथड को अप्लाई करके, शॉर्ट ट्रिक मेथड को अप्लाई करके बता सकते हैं कि क्या वो ट्रायड होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट चलिए हम बात करते हैं व्हाट इज द ड्रॉबैक और लिमिटेशन। तो अब डोबेरिनर के जो ट्रायड थे इसमें ड्रॉबैक और लिमिटेशन क्या था?
तो डोबेरिनर के ट्रायड के अंदर ड्रॉबैक और लिमिटेशन ये था, पहली बात तो ये कि ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज्ड एज ट्रायड। जितने भी एलिमेंट हमें पता थे उन सबको हम ट्रायड के फॉर्म में अरेंज नहीं कर पा रहे थे। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं था, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं था। और फर्स्ट पॉइंट, ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज्ड एज ट्रायड्स। इस बात को आप एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू और समझ सकते हैं। थोड़ा बैक चलते हैं बेटा। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ट्रायड नहीं है, पर हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ट्रायड है। मतलब यह हो गया कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन को हम एक साथ अरेंज नहीं कर सकते, जबकि हम बात जानते हैं कि ये तीनों हैलोजन से, इनका प्रॉपर्टी सिमिलर होता है। आज के टेबल के हिसाब से भी इनको हमको सबको एक साथ रखा हुआ है। तो ये तो ट्रायड होना चाहिए था, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन तो ट्रायड होना चाहिए था, पर इनके रूल के अकॉर्डिंग ये ट्रायड साबित नहीं हो पाया। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि हर नोन एलिमेंट को हम ट्रायड के फॉर्म में अरेंज नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, जैसा इन्होंने बताया, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट के लिए हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए अब एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, इज फेकोनी अ डोबेरिनर ट्रायड? क्या आयरन कोबाल्ट निकल एक डोबेरिनर ट्रायड है? तो हम चेक कैसे करते हैं? तो हमारी पहली कंडीशन क्या है कि गिवन एलिमेंट्स आज की टेबल के हिसाब से सेम ग्रुप के होने चाहिए। तो क्या आयरन कोबाल्ट निकल सेम ग्रुप के हैं? तो जी नहीं, आयरन कोबाल्ट निकल सेम ग्रुप के नहीं होते हैं। ये एलिमेंट फोर्थ पीरियड के होते हैं, डी ब्लॉक सीरीज में आते हैं, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट एंड देन निकल। तो फेकोनी एक पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप के एलिमेंट नहीं है। तो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि डोबेरिनर ट्रायड नहीं होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नो दीज एलिमेंट्स आर ऑफ सेम पीरियड। ये एलिमेंट सेम पीरियड के हैं, इसलिए इनको हम ट्रायड के फॉर्म में नहीं बोल सकते, ये ट्रायड नहीं होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल क्या बोलता है? न्यूलैंड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना ऑक्टेव रूल दिया। ऑक्टेव रूल दिया मतलब इन्होंने क्या करा, इन्होंने म्यूजिकल वोवेल्स की तरह सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश करी एलिमेंट्स के अंदर भी। तो चलिए देखते हैं इनकी बात क्या थी। न्यूलैंड ने यह बोला कि जब हम अरेंजमेंट करेंगे एलिमेंट्स का इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, किस में करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो बेटा डिस्कवर हुआ नहीं था, तो एटॉमिक मास की ही बात करी जा रही है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें, तो इन्होंने क्या पाया? ही ऑब्जर्व दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट वॉज सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट, लाइक इन द केस ऑफ म्यूजिकल वोवेल्स नोटेशन। मतलब इनके हिसाब से जो हर आठवां एलिमेंट होगा, एवरी एट्थ एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा वो सिमिलर होगा एवरी फर्स्ट एलिमेंट के साथ, हर पहले वाले एलिमेंट के साथ में उसका प्रॉपर्टी सेम होगा। चलिए देखते हैं इस बात का मतलब क्या है। जैसा हमने आपको बताया, इन्होंने म्यूजिकल वोवेल्स का यूज करा था बेटा। तो म्यूजिकल वोवेल्स क्या होते हैं? सा रे गा मा पा धा नी एंड देन अगेन सा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सा को अगर आप नंबर 1 बोलें तो वापस से सा रे गा मा पा धा नी एंड देन अगेन सा आ गया। तो पहला और 8वां स्वर जो है वो बराबर आ रहा है। फर्स्ट एंड 8th वोवेल जो है, म्यूजिकल वोवेल जो है वो रिपीट कर रहा है। इस तरीके से इन्होंने ऐसा कहा कि अगर हम एलिमेंट को भी अरेंज करते चले जाएं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो हर 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी भी सेम आ जाएगा। देखें कैसे। एट दैट टाइम वी नो द इनर्ट गैसेस वर नॉट नोन। ये बात हमें पता है, उस टाइम इनर्ट गैसेस था ही नहीं। देखते हैं किस तरह से अरेंजमेंट करा। तो देखिए बेटा, ये कुछ अरेंजमेंट है इनके हिसाब से ट्रायड का। इसमें मान लीजिए कि आप शुरुआत कर रहे हैं लिथियम से। फॉर द टाइमिंग हम माने कि हम लिथियम को फर्स्ट एलिमेंट माने, तो इनका क्या कहना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज करें और 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी चेक करें। तो 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से सिमिलर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अगर हमने लिथियम को फर्स्ट माना तो लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सिंस इनर्ट गैस तो था नहीं, तो अगला एलिमेंट क्या आएगा? सोडियम। तो अब सोडियम क्या हो गया बेटा? 8th एलिमेंट हो गया। क्या लिथियम और सोडियम का प्रॉपर्टी सेम होता है? यस, वी नो दैट इनका प्रॉपर्टी एकदम सेम होता है। इनफैक्ट इनको आज भी हमने सेम ग्रुप के अंदर रखा हुआ है। इस सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, इनको अल्कली मेटल बोला जाता है। आगे चल के हम ये सब बातें डिस्कस भी करेंगे। मान लीजिए आप किसी और एलिमेंट को पिक कर ले। मान लीजिए आपने यहां पर नाइट्रोजन एलिमेंट को पिक करा। मान लीजिए आप नाइट्रोजन को नंबर 1 बोले, आप स्टार्टिंग यहां से कर रहे हैं। तो अगर आपने नाइट्रोजन से स्टार्टिंग करी तो गिनती करते हैं बेटा, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8। 8th एलिमेंट पर कौन सा आया बेटा? 8th पोजीशन पर एलिमेंट आया आपको फॉस्फोरस। क्या नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का प्रॉपर्टी सेम है?
यस वी कैन से दैट दे बोथ आर ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट। इनको आज भी हमने सेम ग्रुप में, ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन फैमिली में, जिसको कि निकोजेंस भी बोला जाता है, वहां अरेंज करा। ये सब बातें भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर निकोजेंस। अभी आप इन सब बातों को बस सुने। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस की बात करें तो इस तरीके से ये भी क्या हो गए, एक फॉर्म करना शुरू कर दिया। हर 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मैच करना शुरू कर दिया। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि इस तरह से एलिमेंट को अरेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा, एलिमेंट को जब इन्होंने अरेंज करा तो शुरुआत में ये जो मेथड था इसको लोगों ने सराहा, इसको लोगों ने माना भी सही। पर फिर हम बात करते हैं कि ना व्हाट आर द ड्रॉबैक्स और लिमिटेशन। अब इसके अंदर ड्रॉबैक्स और लिमिटेशन क्या थे? तो पहला ड्रॉबैक था कि दिस रूल इज वैलिड अप टू कैल्शियम ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक अप्लाई होता है। ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक अप्लाई होता है। क्यों? बिकॉज आफ्टर कैल्शियम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इंस्टेड ऑफ 8 एलिमेंट। हम ये बात जानते हैं कि कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट आने शुरू हो जाते हैं और डी ब्लॉक के अंदर तो अंतर जो चलेगा, जो डिफरेंस चलेगा, वो 8 का नहीं चलेगा, वो 18 का चलेगा। पर इनका रूल तो 8 के लिए था, इसलिए ये रूल सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक अप्लाई होता था। दूसरा ड्रॉबैक ये था, after the discovery of inert gases and including them into the periodic table, it becomes the 8th element from alkali metal. So this rule had to be dropped out. मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये हुआ कि जैसे ही नोबल गैस का डिस्कवरी हुआ, अब नोबल गैस को अल्कली मेटल से 8th पोजीशन पर देख लिया गया। अब वो 8th पोजीशन पर आ जाएगा और अल्कली मेटल और नोबल गैस का प्रॉपर्टी सेम नहीं होता। इस बात को समझें आप दोबारा किस तरह से। देखें बेटा, थोड़ी देर पहले हमने देखा था लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद सोडियम आ रहा था। क्यों आया सोडियम? क्योंकि नियोन तो था नहीं। पर जैसे ही अब नियोन डिस्कवरी हो गया तो अब आपको यहां पर सोडियम की जगह क्या लिखना पड़ेगा? नियोन। अब आप खुद सोचें, क्या लिथियम और क्या नियोन का प्रॉपर्टी सेम मैच करेगा? कोई प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगा। लिथियम मेटल है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। नियोन नोबल गैस है, रूम टेम्परेचर पे गैसेस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। लिथियम रिएक्टिव एलिमेंट है, नियोन नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, तो हार्डली रिएक्ट करता है। तो कोई प्रॉपर्टी सेम नहीं हो रहा है इनका। इसलिए ये बात कही जा सकती है कि अब पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। और अगर आपने एक एलिमेंट की पोजीशन को यहां से हटा दिया, खिसका दिया, तो सबकी रेस्पेक्टिव पोजीशंस बदल जाएंगी और सबकी रेस्पेक्टिव पोजीशन बदलने की वजह से अब ये आगे फर्दर कोई भी एलिमेंट, 8th एलिमेंट जो होगा वो प्रॉपर्टी सेम शो नहीं करेगा पहले के साथ। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस वी कैन से दैट कि ये रूल पूरी तरीके से खत्म हो गया, ये रूल पूरी तरीके से तबाह हो गया। और इन अदर लैंग्वेजेस वी ऑल्सो कैन से दैट द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस प्रूव टू बी अ डेथ ब्लो फॉर न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। ऑक्टेव रूल के लिए नोबल गैस की डिस्कवरी होना एक तरीके से एक लास्ट पॉइंट था जिसने इस रूल को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे लोथर मेयर्स कर्व की। डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात चल रही है और अब हम बात करेंगे लोथर मेयर्स कर्व की। लोथर मेयर्स कर्व क्या है? लोथर मेयर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या करा, ही प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। इन्होंने एक कर्व बनाया, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम, अलग अलग एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम का एक कर्व बनाया। अब फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस कैन बी मेड फ्रॉम द कर्व। तो पहले हम कर्व के बारे में देख लेते हैं कि कर्व क्या है और कर्व किस तरह से दिखाई देता है। तो कर्व जो था वो कुछ इस तरह से दिखाई देता था बेटा। इस कर्व के अंदर एक्स एक्सिस पर एटॉमिक वेट को ले लिया और वाई एक्सिस पर एटॉमिक वॉल्यूम को ले लिया। एक्स एक्सिस पर एटॉमिक वेट और वाई एक्सिस पर एटॉमिक वॉल्यूम। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं ग्राफ प्लॉट, ग्राफ को हम प्लॉट कैसे करते हैं? जूनियर क्लासेस में आपने ग्राफ को प्लॉट करना सीखा होगा। तो ग्राफ को प्लॉट कैसे करा गया? यहाँ पर सिंपल डेटा को पिक करा गया और उसके हिसाब से एक डॉट लगा दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर आपको एक एलिमेंट दिख रहा है बेटा, लिथियम। ये लिथियम एलिमेंट दिख रहा है सभी लोगों को। ये लिथियम एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है उसके हिसाब से कुछ ना कुछ एटॉमिक वॉल्यूम होगा। तो एटॉमिक वेट तो चल रहा है यहाँ एक्स एक्सिस पर, एटॉमिक वॉल्यूम चल रहा है वाई एक्सिस पर। तो जिस एटॉमिक वेट के हिसाब से जो एटॉमिक वॉल्यूम का वैल्यू आया वाई एक्सिस पर, वहां पर एक डॉट लगा दी। तो लिथियम का एक लगा दिया डॉट और उसके ऊपर उसको लिख दिया सिंबल Li। फिर उससे आगे मूव करे, अगला हाईयर एटॉमिक नंबर वाला, एटॉमिक वेट वाला बेरिलियम। बेरिलियम उसका एटॉमिक वॉल्यूम देखा, फिर वहां डॉट लगा दिया। सोडियम उसका डॉट लगा दिया। फ्लोरीन, मैग्नीशियम, क्लोरीन, पोटेशियम, सीजियम, जितने भी एलिमेंट हमें पता थे, सभी एलिमेंट के एटॉमिक वेट के हिसाब से एटॉमिक वॉल्यूम के पॉइंट को ऐसे डॉट लगा करके उस पर एलिमेंट का सिंबल लिख दिया गया। फिर फाइनली जितने भी एलिमेंट नोन थे उन सबको जमाने के बाद
उन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, और जब उन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करा तो ज्वाइन करने के बाद जो कर्व आ रहा है बस वही है लोथर-मेयर्स कर्व। इस तरह से इन्होंने डेटा के बेस पर प्लॉटिंग करी। तो जब इन्होंने इस ग्राफ को बनाया तो ग्राफ को बनाने के बाद ऑब्जर्वेशंस क्या हुए, ये ऑब्जर्वेशंस इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन ऑब्जर्वेशंस के बेस पर ही आगे रिजल्ट दिए गए। तो चलिए हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशंस के बारे में। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स दैट इज अल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ऑक्यूपाई द पीक पोजीशन। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब यह है कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी आप ऐसा समझें कि जो अल्कली मेटल हैं जिनके रिएक्टिंग करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स भी हम इनको बोल सकते हैं, वो इस कर्व में पीक पोजीशन पर आ रहे हैं। अब पीक पोजीशन क्या है, तो कर्व में आप देख सकते हैं बेटा, कर्व के अंदर, कर्व में जो भी टॉप मोस्ट पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, जैसे आपको दिख रहा है बेटा यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर कौन है, लिथियम, अगले टॉप मोस्ट पॉइंट पर कौन है, सोडियम, नेक्स्ट टॉप पर है पोटेशियम, नेक्स्ट टॉप पर रुबिडियम, नेक्स्ट टॉप पर सीजियम। तो इन्होंने ऐसा देखा, ये कर्व के ऑब्जर्वेशंस हैं, इन्होंने ऐसा देखा कि कर्व में जो टॉप पर एलिमेंट आ रहे हैं उनका प्रॉपर्टी सेम है। इसके बाद सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है जरा देखते हैं, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम दे ऑक्यूपाई द डिसेंडिंग पोजीशन। मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ये डिसेंडिंग पोजीशंस पर आ रहे हैं। अब डिसेंडिंग पोजीशन क्या है देखें बेटा, डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे की ओर आता हुआ, घटता हुआ, झुकता हुआ। तो पीक से जब आप नीचे की ओर आएंगे, तो जब आप पीक से नीचे की ओर आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं बेटा, जैसे यहां पर बेरिलियम लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे डॉट से हम मेंशन कर रहे हैं, ये बेरिलियम था तो ये डिसेंडिंग पर मिला। फिर अगले डिसेंडिंग पर कौन मिला, मैग्नीशियम, जिसका प्रॉपर्टी बेरिलियम से सिमिलर था। अगले डिसेंडिंग पर कौन मिला, कैल्शियम, जिसका प्रॉपर्टी भी इन दोनों से सिमिलर था। अगले डिसेंडिंग पर मिला स्ट्रोंशियम, अगले डिसेंडिंग पर मिला बेरियम। तो इन्होंने देखा कि जो एलिमेंट डिसेंडिंग पर आ रहे हैं उनका प्रॉपर्टी भी सिमिलर है, जिनको कहा जाता है सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और क्या ऑब्जर्वेशंस थे इनके देखते हैं। नेक्स्ट था मेटलॉइड्स। मेटलॉइड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे एलिमेंट जो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम और एस्टेटाइन। एंड द ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, जिनको कि हम रफली ये बात बोल सकते हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं, ये बात रफली कही जा सकती है। आगे हम इसको और भी डिस्कस करेंगे। दे ऑक्यूपाई द बॉटम पार्ट। बॉटम पार्ट का मतलब क्या है, बॉटम वर्ड समझते हैं आप, तो सबसे आखिरी में जो हिस्सा है, ये सबसे आखिरी में जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है नीचे, इसको बोलते हैं बेटा बॉटम पार्ट। किसी किसी किताब में इसको फ्लैट रीजन भी बोला गया है, तो बॉटम पार्ट बोले या फ्लैट रीजन बोले एक ही बात है। तो इनका ऐसा ऑब्जर्वेशन था कि जो मेटलॉइड होते हैं या जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो इस कर्व में बॉटम वाले पोर्शन पर मिलते हैं। और नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इनका ये था कि द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव दैट इज हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दे ऑक्यूपाई द असेंडिंग पोजीशन। असेंडिंग का मतलब क्या है बेटा, डिसेंडिंग का मतलब था ढलता हुआ, नीचे की ओर आता हुआ, तो असेंडिंग का मतलब क्या होगा, ऊपर की ओर चढ़ता हुआ, ऊपर की ओर जाता हुआ। तो जब कर्व के अंदर अगर हम ऊपर वाला पोजीशन देखें तो ऊपर वाला पोजीशन का मतलब टॉप की ओर जाता हुआ, टॉप की ओर जाता हुआ। जैसा आप देखें बेटा, टॉप मिला आपको सोडियम, तो फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको कि असेंडिंग पोजीशन कहा जाएगा। फ्लोरीन असेंडिंग मतलब ऊपर की ओर जाता हुआ। नेक्स्ट क्लोरीन असेंडिंग, ऊपर की ओर जाता हुआ। नेक्स्ट ब्रोमीन असेंडिंग, ये क्लोरीन असेंडिंग। फिर आयोडीन असेंडिंग। तो आप देख सकते हैं बेटा कि जो एलिमेंट असेंडिंग पोजीशंस पर आ रहे हैं उनका प्रॉपर्टी भी सिमिलर आ रहा है। तो ये इस कर्व के ऑब्जर्वेशंस थे। तो इन्होंने क्या देखा कि जो एलिमेंट टॉप पर आ रहे हैं उनका प्रॉपर्टी सेम, डिसेंडिंग वालों का प्रॉपर्टी सेम, असेंडिंग वालों का प्रॉपर्टी सेम, और बॉटम या फ्लैट रीजन वालों का प्रॉपर्टी भी सेम। तो ये इन्होंने इस कर्व को देख करके क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थे, उन ऑब्जर्वेशंस को हमने डिस्कस करा। अब आगे बढ़ते हैं हम। सो नाउ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई द सिमिलर पोजीशंस। यही तो हमने इससे बात देखी है। हमने क्या देखा लोथर-मेयर कर्व से कि जो जैसे एलिमेंट्स हैं जिनका प्रॉपर्टी सिमिलर है वो कर्व में भी सिमिलर पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। मतलब कि अभी देखा थोड़ी देर पहले आपने बेटा, इसके अंदर कर्व की अगर हम बात करें तो कर्व में जो एलिमेंट टॉप पर हैं उनका प्रॉपर्टी सिमिलर है। जो टॉप वाली पोजीशंस हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले अल्कली मेटल से ऑक्यूपाई हो रही हैं। जो डिसेंडिंग पोजीशंस हैं
वो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले अल्कलाइन अर्थ मेटल से ऑक्यूपाई हो रही हैं। जो असेंडिंग पोजीशन से वो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले हैलोजन से ऑक्यूपाई हो रही हैं, और जो बॉटम या फ्लैट रीजन है वो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले ट्रांजिशन मेटल्स या फिर मेटलॉइड से ऑक्यूपाई हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा की पॉइंट था जो उन्होंने बताया। नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर द ड्रॉबैक्स एंड लिमिटेशंस। तो ड्रॉबैक इसके अंदर ये था, फॉर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी एटसेट्रा, डिफरेंट कर्व्स वर नीडेड। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब ये है, देखिए बेटा, अभी हमने जो कर्व बनाया है वो एटॉमिक वॉल्यूम के हिसाब से बनाया है। एटॉमिक वॉल्यूम के कर्व में पीक पोजीशंस पर कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? पीक पोजीशन पर आ रहे हैं अल्कली मेटल। तो क्या ये इस बात की गारंटी है कि अगर हम मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का कर्व बनाएं तो उसमें भी पीक पोजीशन पर अल्कली मेटल्स ही आएंगे? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला जा सकता। हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर अलग फॉलो करें, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर अलग फॉलो करें। मतलब क्या है इस बात का? मतलब यहां पर यह है कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से आपको अलग अलग कर्व चाहिए। नो डाउट वो ट्रेंड को फॉलो करेंगे, पर ट्रेंड क्या होगा इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। तो अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए आपको अलग अलग चार्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसे अगर आपके सामने बहुत सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी हो गई तो आपके सामने एक चार्ट का एक पुलिंदा सा इकट्ठा हो जाएगा, एक इकट्ठा ढेर बन जाएगा। और ये हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है चीजों को कंसाइज फॉर्म में पढ़ना। तो लोथर-मेयर कर्व अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए एक कम्बरसम हो गया, एक बहुत भारी सी चीज हो गई जिसको पढ़ना लिखना आसान नहीं था। और यही इस कर्व का सबसे बड़ा ड्रॉबैक या लिमिटेशन साबित होता है। नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन? इसका कंक्लूजन क्या निकला? ऑन द बेसिस ऑफ दिस कर्व लोथर-मेयर प्रपोज दैट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जो एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो एटॉमिक वेट का एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन एक नया वर्ड आया है आपके सामने। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है? व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी गेट रिपीटेड आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। मतलब यह है कि अगर हम एलिमेंट को अरेंज कर रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में, तो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट आफ्टर अ सर्टेन सेट ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम रिपीट करना शुरू कर देंगे। जैसा आपने कर्व में देखा कि जब जब पीक पोजीशंस आएंगी तब तब सिमिलर प्रॉपर्टी वाले अल्कली मेटल ही आएंगे, जब जब डिसेंडिंग पोजीशंस आएंगी तब तब सिमिलर प्रॉपर्टी वाले अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ही आएंगे, जब जब असेंडिंग पोजीशंस आएंगी तब तब सिमिलर प्रॉपर्टी वाले हैलोजन्स आएंगे, और जब जब बॉटम पोर्शन और फ्लैट रीजन आएगा तब तब या तो मेटलॉइड्स या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही आएंगे। तो इसको क्या कहा गया बेटा? एक पीरियोडिक फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो एक डेफिनेट सेट ऑफ इंटरवल के बाद रिपीट करता चला जाता है उसको कहा जाता है पीरियोडिक फंक्शन। तो यहां से पीरियोडिक फंक्शन वर्ड की इन्होंने कॉइनिंग करी, इन्होंने स्टार्ट करा इस वर्ड को यूज करना। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बेटा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव साहब का नाम आपने सुना होगा बेटा जूनियर क्लासेस के अंदर। मेंडलीव साइंटिस्ट को कहा जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल क्यों कहा जाता है? जब आप ये टेबल पूरा पढ़ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि इनकी ऐसी क्या खास बातें थी कि इनका इतना नाम है कि इनको हम आज भी पढ़ाई करते हैं, इनके बारे में हम आज भी स्टडी करते हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या है? पहली बात तो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या है? मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ ये बात बोलता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जो एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगा, दोनों के बारे में बात करी गई, वो एक पीरियोडिक फंक्शन होगा किसका? देयर एटॉमिक वेट का। उनके एटॉमिक वेट का एक पीरियोडिक फंक्शन होगा। तो पीरियोडिक फंक्शन होगा किस तरीके से होगा? तो पहले हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं बेटा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल? पॉइंट के फॉर्म में देखते हैं। इट वॉज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट पर बेस्ड था, कोई एटॉमिक नंबर तो उस टाइम डिस्कवर हुआ नहीं था। नेक्स्ट, 63 एलिमेंट्स वर नोन, नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड। एट दैट टाइम 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर दैट इज इन हॉरिजॉन्टल रो एंड इन वर्टिकल कॉलम। अभी हम इस बात को आपको समझाएंगे कि किस तरह से हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम के फॉर्म में इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू करा। पर ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे, इनको फर्स्ट साइंटिस्ट माना जाता है जिन्होंने सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज करना शुरू करा। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड बोला गया, तो टोटल 7 पीरियड्स थे। हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड बोला गया, जिसको आज भी हम पीरियड्स ही बोलते हैं, 7 पीरियड थे।
वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोला गया और 8 ग्रुप थे। जो वर्टिकल कॉलम है उसको ग्रुप बोला गया, जिसको आज भी हम ग्रुप ही बोलते हैं, और 8 ग्रुप उस टाइम पे बताए गए। अब इनका जो टेबल था बेटा, वो टेबल बना कैसे, इन्होंने क्या दिमाग लगाया, इन्होंने क्या करा, अलग अलग एलिमेंट के हिसाब से कार्डबोर्ड के टुकड़े काट लिए, अलग अलग एलिमेंट के हिसाब से कार्डबोर्ड के टुकड़े काट लिए, और उस कार्डबोर्ड के टुकड़े पर उस एलिमेंट का लिख दिया सिंबल। उस एलिमेंट का सिंबल लिखने के बाद उसके नीचे उसका एटॉमिक मास लिखा, और उसके नीचे उसके ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला लिखा। क्या लिखा? उसके ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला। तो एक कार्डबोर्ड के टुकड़े पर उस एलिमेंट का सिंबल, उसका एटॉमिक मास, उसका ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला नोट करा। फिर इन्होंने सब एलिमेंट का ऐसे करने के बाद इनको अरेंज करना शुरू किया एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते चले गए तो एक बहुत लंबा सा ऐसा रो बन गया। फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा कि जिनका ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला सेम है उनको मैं एक के नीचे एक स्टैक के फॉर्म में, एक ग्रुप के फॉर्म में, एक कॉलम के फॉर्म में अरेंज करना शुरू करता हूं। तो जिनके ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूले सेम थे उनको एक के नीचे एक कॉलम के फॉर्म में अरेंज करते चले गए। तो इस तरह से इन्होंने देखा कि एलिमेंट ऑटोमेटिकली क्लासिफाई होते चले जा रहे हैं। जिनका प्रॉपर्टी सेम है वो ऑटोमेटिकली एक ही लाइन में ऊपर से नीचे एक कॉलम में ग्रुप के फॉर्म में अरेंज होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे एलिमेंट जिनका ऑक्साइड का फॉर्मूला कुछ एक तरीके का था उनको फर्स्ट ग्रुप बोला, सिमिलरली फिर सेकंड ग्रुप बोला, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स ग्रुप, सेवन ग्रुप, एट ग्रुप, इस तरह से इन्होंने टोटल 8 ग्रुप बना दिए। तो जब इन्होंने 63 नोन एलिमेंट्स को डिस्कवर जो हो चुके थे उनको अरेंज करा तो इन्होंने देखा कि जो पीरियड थे वो 7 बन गए थे और जो ग्रुप थे वो 8 बन गए थे। 8 अलग अलग तरीके से ऑक्साइड हाइड्राइड के फॉर्मूले बताए जा सकते थे। फिर इन्होंने एक बात और नोट करी, इन्होंने एक बात नोट करा कि हर ग्रुप के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी सेम आ रहा है। मतलब हर वर्टिकल लाइन, हर वर्टिकल कॉलम में कुछ ही एलिमेंट ऐसे हैं जिनका प्रॉपर्टी सेम आ रहा है, और वो प्रॉपर्टी क्या है, उनके ऑक्साइड या हाइड्राइड का फॉर्मूला सेम होना। उसके अलावा रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज वर नॉट सो सिमिलर बिटवीन देम। सो व्हाट इट डिड, इन्होंने क्या करा, हर ग्रुप को 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। हर ग्रुप को 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। सब ग्रुप पहला वाला बोला गया ए सब ग्रुप, दूसरा सब ग्रुप बोला गया बी सब ग्रुप। तो इन्होंने हर ग्रुप को ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 7 तक, ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 7 तक हर ग्रुप को 2 सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में डिवाइड कर दिया। सब ग्रुप ए वाले एलिमेंट को कहा गया बेटा नॉर्मल एलिमेंट्स। नॉर्मल एलिमेंट कौन से होते हैं, आज की तारीख के हिसाब से एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को नॉर्मल एलिमेंट कहा जाता है। इसको हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। अभी आप सुने इस बात को कि आज के टेबल के हिसाब से एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट नॉर्मल एलिमेंट कहे जाते हैं, जिनको कि हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, जिनको कि हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। फिर बी सब ग्रुप के एलिमेंट कौन से हैं, वो हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। थोड़ी देर पहले आपने ट्रांजिशन वर्ड सुना भी था। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से हैं बेटा, आज की तारीख के हिसाब से जो एलिमेंट डी ब्लॉक में आते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ये एक मोटा मोटा क्लासिफिकेशन दिया गया किसमें, ए सब ग्रुप और बी सब ग्रुप में। तो ए सब ग्रुप बी सब ग्रुप का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सिर्फ और सिर्फ इनका ऑक्साइड या हाइड्राइड का फॉर्मूला सेम था, अदर प्रॉपर्टी सेम नहीं थी, इसलिए हर ग्रुप को 2 फर्दर सब ग्रुप में डिवाइड करा गया। ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 7 तक डिवाइड किया गया। ग्रुप नंबर 8 को इन्होंने डिवाइड नहीं किया, उसमें कुछ इस तरीके से 3 अलग अलग कॉलम बना दिए गए। नेक्स्ट, नाउ द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टी। जैसा कि हमने बताया आपको, एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट आएंगे उनका प्रॉपर्टी सेम होगा। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम, ग्रुप नंबर 2 के प्रॉपर्टी का सेम, ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम, इस तरीके से होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ व्हाट वर द मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इनकी क्या खास बातें थी। फर्स्ट पॉइंट, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। ऑब्वियस सी बात है कि जब आपने एलिमेंट्स को एक टेबुलर फॉर्म में इस तरह से अरेंज कर दिया तो उनकी स्टडी करना बहुत आसान हो गया, उनको समझना बहुत आसान हो गया। तो पहला मेरिट तो ये था इनका कि स्टडी ऑफ एलिमेंट बिकम इजियर। नाउ व्हाट इज द सेकंड मेरिट। सेकंड जो इनका मेरिट था ये था प्रेडिक्शन। और प्रेडिक्शन के बारे में अगर देखा जाए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेडिक्शन बेटा। प्रेडिक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रेडिक्शन वर्ड का मतलब होता है भविष्यवाणी कर देना। मेंडलीव फेमस इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणी करी जो कि बाद में सही साबित हुई। सो इन्होंने क्या करा, इट गेव एनकरेजमेंट टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स एज सम गैप्स वर लेफ्ट इन इट। जब मेंडलीव की टेबल बनी थी तो उसके अंदर इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करा था, पर ऐसा नहीं था कि दुनिया का हर एलिमेंट उस टाइम पर नोन था।
तो जो एलिमेंट नोन नहीं था उस टाइम पे, तो उसके लिए इन्होंने क्या करा, एक खाली स्पेस, एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया। उस खाली स्पेस के बारे में इन्होंने भविष्यवाणी करी, इन्होंने प्रेडिक्शन करा ऊपर वाले और नीचे वाले एलिमेंट को देख करके कि इनका प्रॉपर्टी ऐसा है, तो बीच में जो एलिमेंट है जब ये आगे चलकर डिस्कवर होगा तो इसका प्रॉपर्टी कुछ कुछ इस तरीके का होना चाहिए, इसको कुछ कुछ इस तरह से ये प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए। बाद में जब वो एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ तो देखा गया कि काफी हद तक मेंडलीव ने जो प्रेडिक्शन किया था उसकी प्रॉपर्टी लगभग वैसी ही मिल रही थी, इसलिए मेंडलीव का इतना नाम है, इसलिए इनको इतना फेमस माना जाता है। तो वो एलिमेंट क्या क्या थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। एका, एल्यूमिनियम, गैलियम। एका वर्ड क्या है बेटा? ये पहली बात तो ये एका वर्ड का मतलब क्या है? एका वर्ड आया है बेटा संस्कृत से। संस्कृत के अंदर आपने सुना होगा एकादशी। एकादशी का मतलब क्या होता है? 10 के बाद आने वाला 11। तो जो एल्यूमिनियम के बाद आना चाहिए था, जो उस टाइम डिस्कवर नहीं था, उसका टेम्पररी नाम रख दिया गया एका एल्यूमिनियम। बाद में चल के उस एलिमेंट की डिस्कवरी हुई तो उसको नाम दिया गया गैलियम। सिमिलरली एका बोरोन। बोरोन तो उस टाइम डिस्कवर था, तो बोरोन के बाद जो एलिमेंट आना चाहिए था उसके लिए उन्होंने टेम्पररी नाम दिया एका बोरोन, बोरोन के बाद आने वाला। उसको आज हम जानते हैं स्कैंडियम के नाम से। सिमिलरली एका सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद जो आना चाहिए था उसको आज हम जानते हैं जर्मेनियम। और एका मैंगनीज। मैंगनीज तो था उस टाइम पे, मैंगनीज के बाद जो आना चाहिए था वो था टेक्नीशियम। तो ये सब एलिमेंट के बारे में इन्होंने डिस्कवरी करा, इन्होंने प्रेडिक्शन करा। इनकी प्रेडिक्शन ये था कि आगे चल के जब डिस्कवरी होगा तो इनको कुछ कुछ इस तरह से प्रॉपर्टी सेम शो करना चाहिए। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है बेटा कि बताइए ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जिनके बारे में प्रेडिक्शन करे, तो आपको इन सब एलिमेंट के नाम लेने। नाम कौन कौन से हैं? गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम और टेक्नीशियम। फिर आपसे इसको दे पूछा जा सकता है, तो आप अगर मान लीजिए कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसमें आप एक शॉर्ट ट्रिक मेथड अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक मेथड ये बात बोलता है, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं बेटा, एका एल्यूमिनियम गैलियम, तो इसको आप याद रखें अल्का गायत्री। अल्का गायत्री, एका बोरोन Sc, BSc, BSc। फिर एका सिलिकॉन जर्मेनियम, सीता गीता, सिलिकॉन सीता, जी गीता। और एका मैंगनीज को टेक्नीशियम, तो Mn को आप देखें M से और टेक्नीशियम को देखें TC से। तो अगर आप पूरी शॉर्ट ट्रिक को कंबाइन करते हैं तो ऐसा बन सकता है ये अल्का गायत्री BSc, सीता गीता M.Tech। अल्का गायत्री BSc, सीता गीता M.Tech। मतलब क्या है कि अल्का तो थी, मतलब एल्यूमिनियम तो था, पर गैलियम के बारे में उन्होंने प्रेडिक्शन करा था। तो गैलियम ऐसा एलिमेंट था जो उस टाइम टेबल में एब्सेंट था। तो अल्का गायत्री BSc, सीता गीता M.Tech, इस तरह से आप एलिमेंट्स को मेमोराइज कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आपको हेल्प होगा एलिमेंट्स को याद रखने में। नेक्स्ट, करेक्शन और डाउटफुल एटॉमिक वेट। कुछ ऐसे एलिमेंट भी थे बेटा जिनके डाउटफुल एटॉमिक वेट थे। एटॉमिक वेट जो थे वो डाउट में आ रहे थे, जिनके बारे में इनको ऐसा लगा कि उसका एटॉमिक वेट जिस टाइम बोले जा रहे थे वो सही नहीं थे। तो उनके कुछ एलिमेंट के एटॉमिक वेट को उन्होंने करेक्ट भी किया। वो एलिमेंट कौन कौन से थे? यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड और प्लेटिनम। और इसको भी आप बहुत सिमिलर तरीके से याद रख सकते हैं बेटा, यू बेईमान इंसान और पिटोगे। कैसे याद रख सकते हो आप इसको? यू बेईमान इंसान और पिटोगे। तो यू बेईमान इंसान और पिटोगे वाले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ये वो एलिमेंट हैं जिनके एटॉमिक वेट जो डाउटफुल माने जाते थे, मेंडलीव ने करेक्ट किए।